नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी मृदुला सिन्हा जी की लिखी हुई कहानी है। मृदुला सिन्हा हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका हैं, साहित्यकारा हैं। प्रस्तुत कहानी उनकी लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है। एक बेटी मायके से विदा होते समय माँ उसे कैसे छोटी छोटी उपहारों के रूप में अपना प्रेम सहेज कर देती है, कहानी इसी भावना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और उसी क्षण एक सप्ताह से मन खिन्न हो उठा था। मायके जाने का विचार अकस्मात जागा। खिन्नता किंचित कम हुई, पर अपने मन में कोई बहाना जमा नहीं। उन्हें कैसे बताऊं? पिछले 20 वर्षों से बहाना ही तो बनाना पड़ता रहा है। जब कभी छपरा जाने को मन मचलता, इन्हें मनाने में ही 2-4 दिन निकल जाते। तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी रहती है मायके जाने की? कल ही तो तुम्हारे पिताजी आए थे, पिछले सप्ताह तो माँ आई थी। ये प्रश्न हाजिर जवाब पत्नी की भी जबान बंद कर जाते। सचमुच क्यों जल्दी रहती थी मुझे? पिताजी के सप्ताह में 1-2 या कभी कभी 3 चक्कर भी लग जाते। माँ भी आ जाती। कभी डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है, तो कभी कोई सिनेमा सर्कस आया है, कभी बेटी को ही देखे बहुत दिन हो गए। माँ को भी पिताजी से अनेक बहाने बनाने पड़ते थे। वह तो पिताजी थे जो माँ की बेटी से मिलने की अबोली बेकली को पर्दानशीन रहने देते थे और उन्हें शहर लाकर मुझसे मिला दिया करते। शादी के लगभग 2 साल तक मेरे किराए के मकान में माँ नहीं आई। बेटी की ससुराल वाली बात जो थी, तब मुझे ही हर छोटे बड़े पर्व त्योहार पर बुला लिया करती। अक्सर पिताजी बुलाने आया करते। गांव में माँ पिताजी अकेले रहते थे और मेरे इकलौते भैया सब परिवार कलकत्ता में। दामाद की बड़ी खुशामद करनी पड़ती। अभी तो इनकी पढ़ाई का समय है, वैसे ही अंग्रेजी में कमज़ोर है ये। बार बार मायके जाने लगी तो पढ़ाई कैसे? मेरी पढ़ाई का उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखते पिताजी। वे इतनी ही सफाई दे पाते। क्या करूं? इसकी माँ नहीं मानती। इसके न जाने से तो उसका खाना पीना भी। अच्छा ऐसा करता हूँ, इसे शाम को ले जाता हूँ, सुबह पहुँचा दूंगा। रिक्शा वाले को दरवाजे पर ही रोक लूँगा, तड़के शहर पहुँचा जाएगा। मैं पर्दे के पीछे से इनकी भ्रुकुटी निहारती। पिताजी के सामने तो वह भ्रुकुटी तनने से रही। अंदर आते ही मुझ पर भुनभुनाते, 6 मील पर ससुराल न हुई, एक आफत हो गई। मैं इशारे से चुप रहने का आग्रह करती इन्हें, कहीं पिताजी न सुन ले। मेरे दुर्बल इशारे को सबल स्वरों में जवाब मिलता, जाओ जाओ, खूब खीर पूड़ी खाओ, परीक्षा में भी लड्डू ही खाने पड़ेंगे तुम्हें। मैं उनकी कुड़न की अवहेलना करती हुई एक डोलची में तुरंत साड़ी ब्लाउज डालती और पिताजी के साथ चलने के लिए उद्यत हो जाती। पिताजी की दबी जबान फड़फड़ाने की कोशिश करती। इसकी माँ ने कहा था कि मेहमान जी को भी, उनका मतलब दामाद जी से होता था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज एक मीटिंग में जाना है। जवाब सदा हुआ रहता, मानो प्रश्न पत्र आउट हो रहे हों। ठीक ही कहते हैं, आपको कैसे फुर्सत होगी? मैं उसे यही तो समझाता रहता हूँ। वह ठहरी अनपढ़ औरत, उसे कामकाजी लोगों की व्यस्तता का अंदाजा नहीं। दाल भरी 2 पूड़ियाँ और खीर खिलाने के लिए परेशान रहती है। दामाद भी आए, बेटी भी आए। मैं उसे कैसे समझाऊं कि शहर में तो लोग रोज ही तरह तरह की मिठाइयाँ खाते रहते हैं, तुम्हारी इस खीर पूड़ी का क्या? रिक्शे वाले द्वारा घंटी बजा देने से इन्हें भी राहत मिलती और मुझे भी। मुझे हमेशा भय रहता, कहीं इनकी सहन शक्ति धैर्य न खो दे, ये पिताजी को जवाब न दे दे और अंत में मेरा जाना ही न रुक जाए। घर पहुंचने पर माँ दरवाजे पर ही बैठी मिल जाती। रिक्शे की खटर पटर से आश्वस्त होती हुई आवाज़ लगाती, अरे भूलनी, ज़रा लालटेन तेज कर दे। लालटेन की धुंधली रोशनी के सहारे मचिया पर बैठे ही बैठे रिक्शे से उतरने वालों की संख्या गिनने की कोशिश करती। मेरे पाँव छूते ही उसका पहला प्रश्न होता, मेहमान जी नहीं आए? मैं चुपचाप अंदर चली जाती। वे पिताजी पर उबल पड़ती, आप नहीं लाए ना मेहमान को? इतनी मेहनत से खीर बनाई है, कहाँ कहाँ से दूध मंगवाया,
व्रत त्योहार के दिन है, कोई दूध देता भी नहीं। पूड़ी की दाल भी गरम मसाला डालकर भूंजी थी। मुझे लगता है आप मेहमान जी को नहीं। पिताजी गरज उठते। बेकार की बातें बंद करो, खुद ही क्यों नहीं चली गई बुलाने? मेहमान जी इनकी खीर खाने अपना काम छोड़ कर आएंगे? इतने बड़े अफसर हैं और उनको यही। झुंझलाते हुए अपनी टोपी उतार कर आराम कुर्सी में धंस जाते पिताजी। माँ बड़ी मुश्किल से अपने गठिया ग्रसित वजनी शरीर को मचिया से उठा पाती। कमर सीधी करने में बिताए समय का सदुपयोग पिताजी की झल्लाहट सुनने में जाता। ठीक ही कहते हैं आप, हम अनपढ़ लोग क्या जाने उनका कामकाज। सुबह कुछ बनाकर किसी के हाथ भेज दूंगी। अपने को समझाती हुई माँ अंदर जाने का सश्रम उपक्रम करती। पिताजी उनकी योजना में संशोधन करते। किसी के हाथ नहीं, बिल्कुल सुबह मधु को ही लौटना है, उसी के साथ। लो, तब इसे भी क्यों बुला लाए? रात भर के लिए आना क्या जरूरी था? पुनः एक बार बड़ी कठिनाई से लौटकर उफनती। सचमुच माँ का मन बैठ जाता। मक्की की रोटी, मैजाउर यानी कि मट्ठा चावल, चावल की रोटी, बड़ी कड़ी, अड़कौंच, अरुई के पत्ते की सब्जी, तपरुआ, पकौड़ी, तिलौड़ी, न जाने क्या क्या बनाकर खिलाने की योजना का कार्यान्वयन भला उतने अल्प समय में कैसे हो सकता था? रात से सुबह तक जो भी बन पड़ता खिलाती, सहेज देती, कुछ बनाने का सामान बांध देती। योजनानुसार सूची के बने बचे हुए खाद्य पदार्थ को मेरे अगले आगमन के समय बनाने और खिलाने की योजना मन में संजोकर संतोष कर लेती। पिताजी वादे के पक्के थे। तड़के ही मुझे शहर भेज देते। माँ सुबह 4 बजे से उठकर कुछ न कुछ बांधने लगती। मेरे ना करने पर भी अनेक छोटी बड़ी पोटलियाँ बंध जाती। उनके दामाद को कौन सी चीज़ कैसे खिलाऊं, इसका भी सविस्तार निर्देश होता मेरे लिए। शहर पहुंचकर मैं उन पोटलियों को इनकी गिद्ध दृष्टि से छिपाकर झल्लाट से बचने का अथक प्रयास करती, पर कभी बच नहीं पाती। वे मुझे यथार्थ का आभास कराते। मधु, जरा सोचो तो, कितने का सामान होगा ये सब मिलाकर? मुश्किल से केवल 5-10 रुपए का ना? क्या शहर में ये सारे सामान नहीं मिलते? तुम वभन मोटरी पंडित जी को दान में मिले अन्नों की पोटलियाँ उठा लाती हो। तुम्हारे गांव के लोग क्या सोचते होंगे? और अपने पड़ोस वाले भी। मैं ऐसे चुप रहती जैसे मेरे दांतों के बीच जिह्वा ही न हो। उनका कहना बिल्कुल ठीक ही तो होता था। उन गठरियों में भरे सामानों में से अधिकांश का तो मैं उपयोग भी नहीं कर पाती थी। फिर क्यों उठा लाती थी मैं? माँ को मना तो कर ही सकती थी। माँ, तुम्हारी ये 2 सेर मूंग, 1 पाव सरसों, 1 पाव धनिया, थोड़ी सी मिर्ची, नींबू, 1-2 खीरा, 1 कद्दू मुझे नहीं चाहिए। आखिर मेरे अफसर पति की कमाई और खर्च के आगे ऊँट के मुंह में जीरा ही तो होगा ये सब। इतना सामान तो मेरा नौकर फेंक ही देता है। इतना अवश्य होता कि डाइनिंग टेबल को राष्ट्रीय एकता का मंच बनाने के सफल प्रयास में मुझे अपनी मेहनत पर ही पश्चाताप होता, जब छोले भटूरे, उपमा, डोसे, नारियल की चटनी का परित्याग करते हुए ये बार बार तीसी की चटनी, बनी हुई मूंग का भुर्ता, तिलौड़ी की ही मांग कर बैठते। प्लेटों को बिल्कुल ही चाट जाते और इसीलिए शायद माँ को मना नहीं कर पाती थी मैं। दिन बीतते गए, बच्चे हुए, माँ मेरे घर भी आने लगी। अपने साथ भी अनेक गठरियाँ सहेज लाती, पर उन्हें हमेशा की तरह वे गठरियाँ दर्द देती रही। परिवार बड़ा था, घर का खर्च भी। नौकर, दाई, ड्राइवर, चपरासी के खाने पीने से चौके का भी खर्च बढ़ गया था। आमदनी के अनुसार खर्च का बढ़ना हमें अखरता नहीं। हमारा खर्च जो जो बढ़ा था, माँ की गठरियों की संख्या और वजन घटता गया था। इनकी लाख परोक्ष अथवा अपरोक्ष वर्जना से भी उनका आयात बंद नहीं हुआ था। मुझे तो उन गठरियों को खोलते ही उनसे निकलता एक अबोध स्पर्श थपथपा जाता।
रोम रोम झंझना उठता, पुलकित हो उठता। मैं अपनी कार से मायके जाने लगी थी। माँ बहुत वृद्ध हो गई थी। उनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। 2 महीने में एक बार मैं अवश्य चली जाती। अव्वल तो मुझे अब समय निकालना ही मुश्किल होता था। माँ की बीमारी का हाल सुनकर यह अनमने ढंग से ही सही जाने की अनुमति दे देते थे। उस दिन जब छपरा गई तब भैया भाभी भी कलकत्ता से साल भर बाद माँ को देखने आए थे। मैं, किरण, मंजू एवं मुकुल साथ में बैठे हुए थे। बहुत दिन बाद फुआ फुआ से आंगन गूंज उठा था। भाभी से गप्पे मारने की अलग पड़ी थी मुझे। उधर माँ हल्ला मचाए जा रही थी, मधु सुनो इधर, मधु आओ ना, फिर बैठी रहना भाभी के पास। मधु, एक पल में तुम्हारे जाने का समय हो जाएगा, मेरे पास तो बैठो बेटी। हाय भगवान, मेरी कमर, मेरी टांगे। मैं बच्चों की संगति का बिच्छू संभाले जा बैठती माँ के पास। उन्होंने कुछ भी सुनना सुनाना तो था नहीं। आवाज़ मंद करके कहने लगी, दक्षिण वाली घर में चली जा, वहाँ एक हांडी में मूंग रखी है, उसमें से ले लो। थोड़ा मकई का आटा ले लो, नवीन को भूंजा अच्छा लगता है ना। 1-2 मकई के बाल भी ले लो, प्रवीण को खीर बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा गमकौआ यानी कि गमकता चावल ले लो। आय हाय मेरी कमर, हाय मैं तो उठ भी नहीं सकती रे। मैं अपलक उन्हें निहारती रही। वे कभी मेरी कलाई में पड़ी 2.25 इंच की 1 दर्जन नई चूड़ियों को निरखती, उन्हें घुमाने का व्यर्थ प्रयास करती, मेरी बाह सहलाती, कभी मेरे मांसल पेट पर हाथ फेरती हुई इतना भर कह पाती, बड़ी दुबली हो गई है मेरी बेटी, जा जा बेटी जा, सब बांध ले। मैं ना भी नहीं कह पाई। बगल के आंगन में मेरी चाची आ गई थी। उनसे आग्रह करके माँ ने मेरे लिए सारा सामान बंधवाया। इस बार मुझे बड़ा बुरा लगा था। पता नहीं वह कौन सा भय था कि उन गठरियों को अस्वीकार न कर सकी। भैया शहर तक मेरे साथ आए थे। कार की डिक्की से निकाल कर गठरियों को चपरासियों के हाथ में देखते ही दरवाजे पर बैठे मेरे पति उबल पड़े। क्या ला रही हो? फेंक दो उधर। उठा लाती हैं धरोहर मोटरी। लाख बार मना किया, मेरे घर यह सब मत लाया करो। ये माँ ने मेरा पाँव बैठक में पड़ा ही था कि मैं झटके से पीछे मुड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगी। क्यों चुप रहूँ जी? तुमसे कितनी बार कहा मेरे घर गठरिया मत ढोया करो। आवाज़ सामान्य करके फिर तुरंत बोले, आइए आइए, आप भी हैं, आप कब आए? कहते हुए भैया की अगवानी करने लगे। मेरी जान में जान आई। पुनः इस भय से काँप उठी कि कहीं भैया ने न सुन लिया हो इनका गर्जन। भैया ने सुना था या नहीं, यह न उनके व्यवहार से पता चला, न ही मैंने पूछा। पूछ कर क्यों अपना मन दुखाती? किसकी गलती बताती? मरणशैया पर पड़ी माँ की, अपनी या उनकी? इसलिए चुप रहना ही ठीक लगा। साल भर के भीतर माँ चली गई। उनकी बरसी के दिन ही उनका पीछा करते हुए पिताजी भी हमें छोड़ गए। बड़ी हिम्मत बटोर कर मैंने प्रश्न किया, मैं छपरा चली जाऊं? प्रश्न के साथ ही एक तिरछी निगाह उछल कर मेरे ऊपर पड़ी। कमाल है, अब क्या करना है छपरा में? अब तो माँ भी नहीं, क्या मकान के दर्शन करने जाओगी? प्रश्न के शब्द जो सीधे सपाट और अक्षरशः सत्य थे, इनकी भंगिनाव और स्वर ने मिलकर उनके अर्थ बदल दिए थे। इनकी बातों की परवाह किए बगैर मैं एक बच्ची की तरह मचल पड़ी। जाने दो ना, 1 वर्ष तो हो गया, भाभी भी आई हुई हैं। यह नेक सलाह देने की नीयत से बोले, देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, गांव में बिजली भी नहीं रहती, फिर तुम बच्चों को लेकर। नहीं, मैं बच्चों को यहीं छोड़ जाती हूँ, कल ही तो लौट आऊँगी, मैं तपाक से बोली। एक क्षण रुक कर इनकी हामी क्या भरनी थी, मेरे कदमों में घर मुँहे बैल की सी गति आ गई। झटपट तैयार हो गई। इन्होंने ही निजी ड्राइवर से कहा, तुम्हें इन्हें लेकर छपरा जाना है, मैं ऑफिस से जीप मंगवा लेता हूँ। इन्हें इतना सहृदय होते देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। इस बार 2 दिन रुकूंगी। वे मुस्कुरा उठे। ठीक 1 वर्ष बाद मैं मायके जा रही थी। 1 वर्ष पहले पिताजी के श्राद्ध पर गई थी। इस बीच ना कोई बुलाने आया,
नहीं, मैं गई। जाती कहाँ, मन तो बिल्कुल निश्चिंत पड़े रहना चाहता था। भाभी बगीचे के आम लीची बेचने और घर का गल्ला पानी भी सहजने गांव आई थी। मेरी भतीजी किरण और उसके पति कैलाश भी आए थे। चलो, इनकी भी सहमति मिल गई। छपरा की तरफ मुड़ते ही शरीर में एक निर्मल रक्त प्रवाह होता सा लगता, जो पूरे शरीर को गुदगुदा तनाव मुक्त कर जाता। अक्सर आते वक्त और पुनः लौटने पर ये थोड़ा चिढ़ से जाते थे, लेकिन इस बार तो बड़े स्नेह से इजाज़त दे दी। चलो, लौटने पर भी इनके गुस्सा होने की बला टल ही चुकी थी। माँ ही नहीं तो गठरिया कौन सहेजेगा, बेकार का ही तो सिर दर्द दे देती थी। माँ अपनी वृद्धावस्था में बड़े कष्ट झेल कर मरी थी, इसलिए उनसे बिछुड़ने का जो दर्द उठा, उसे माँ को उसके कष्टों से मिले छुटकारे के एहसास ने सहला दिया था। गांव आ गया। गाड़ी भैया के दरवाजे पर रुकी। टोले भर के बच्चे दौड़ते आए। मधु हुआ आई, मधु दीदी आई से वातावरण गूंज उठा। मेरे घर से भी भतीजे भतीजियों के साथ भाभी निकल आई। सबके सब मेरे अकस्मात आगमन से प्रसन्न हुए। लेकिन मुझे क्या हो गया? वही गुदगुदाने वाला, आश्वस्त करने वाला, निश्चिंतता देने वाला रक्त प्रवाह रुक सा क्यों गया था, जैसे पाँव ही पीछे लौट रहे हो मेरे। सीढ़ियाँ चढ़ते ही दरवाजे पर पड़ी बड़ी सी आराम कुर्सी, चौखट से लगी मचिया, पूरा परिवेश तो वही था। भाभी ने कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया था। खाली पड़ी आराम कुर्सी के पास सहसा एक क्षण पाँव रुके, हाथ भी झुकना चाहा। मैंने बलपूर्वक रोक कर अपने को संयत किया। पुनः घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि खाली पड़ी मचिया ने जैसे साड़ी का घेर ही थाम लिया हो। मैं अपने को जैसे तैसे ठेलती हुई अंदर ले गई। आंगन में ही भाभी ने खाट डलवा दी थी। औरतें बच्चे घिर गए। आंगन से लेकर घर द्वार तक भरा पड़ा था। भाभी भैया बच्चे सब बहुत दिन बाद इकट्ठे हुए थे। उस भरे हुए माहौल में भी एक सूनापन मेरा पीछा कर रहा था। दो सोनी कटोरदान में पड़ी नीली थकी आंखें मानो मेरे अंग अंग निरख रही हो। मैं विचलित हो उठी। वे रिक्त कटोरे सिर से पांव तक मुझे अपनी दृष्टि में भर लेने को उद्यत हो। मैं अचकचा सी गई। मेरी अकुलाहट चाची से छिप न सकी। वे बिफर पड़ी। बिटिया को दीदी की याद आ रही है ना बिटिया? पके हुए घाव में जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। तभी किरण चाय ले आई थी। मेरे आंसू बहते देखे तो अचकचा कर पूछा, फूआ को क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, कहती हुई चाची अपने आंचल से मेरी आंखें पोंछने लगी और पोंछते पोंछते अपनी आंखें भी गीली कर गई। मैं उठकर नल पर चली गई। चापाकल के ठंडे पानी का बहाना बनाकर खूब धोया आँखों को। टोले मोहल्ले वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब तड़के सदा की तरफ मेरी कार रवाना नहीं हुई। चाची ने भाभी से पूछा था, मधु नहीं जा रही है क्या? पहले तो कभी नहीं रुकी। बूढ़ा बूढ़ी तो दामाद के डर से बेटी को सुबह ही भेज दिया करते थे। भाभी ने बड़ी संजीदगी से स्पष्ट किया था, मैं नहीं डरती इनके मियाँ से, 2 दिन बाद जाएंगी। इतने दिनों बाद तो आई हैं, न जाने फिर कब गांव घर का मुंह देखेंगी। व्यवहार कुशल भाभी ने एक न उठा रखी मेरी आवभगत में। नई नई शैली में पुलाव, मीट, मछली, पता नहीं क्या क्या बनाया, पर मेरी जिह्वा तो चिर परिचित स्वाद की याद में व्याकुल। मेरी आंखें थी जो भर भर आती। स्वागत समिति के सदस्यों से उन गीली आंखों को छिपाना ही मेरे लिए समस्या हो गई थी। चलते समय 2 बड़ी पेटियां आम, 2 पेटियां लीची, 2 बड़े कटहल, एक दौड़ा पकवान, न जाने क्या क्या कार की डिक्की से लेकर कैरियर तक भर गया। मैंने भाभी को लाख मना किया, नहीं मानी। बोली, कोई खरीद कर तो नहीं दे रही हूँ, सब अपने बगीचे के ही तो है, बच्चे खाएंगे तुम्हारे घर। उस सामान को देखकर चाची गदगद हो उठी थी। भाभी को शाबाशी देते हुए बोली, बड़ा अच्छा किया है दुल्हन ने, ननद की विदाई तो ऐसी ही होनी चाहिए, अब मेहमान भी खुश होंगे। दीदी को न जाने कितनी छोटी बड़ी पोटलियाँ बांध देती थी।
मुझे वहाँ न देखकर भाभी के कान में फुसफुसाई, पता है मेहमान जी ने एक बार अपने साले को उन पोटलियों की खातिर ही बेइज्जत कर दिया था। बबुआ जी भी ऐसे कि आकर माँ पर ही मन की भड़ास निकाल गए। बड़ी जली कटी सुनाई थी माँ को। दीदी ने कान पकड़कर कहा था, अब मधु को कभी कुछ नहीं दूंगी। बेटा मुझे तो कभी मधु ने बताया नहीं कि मेहमान बिगड़ते हैं। दीदी दिन भर रोती रही। उस दिन खाना भी नहीं खाया था। हाय बेचारी, एक ही महीने बाद तो संसार छोड़ गई थी, कहती थी। कहते कहते चाची ने आंचल से अपनी आंखें पोंछ ली। बीच वाले कमरे का किवाड़ उड़का कर मैंने फुसफुसाई आवाज़ भी सुन ली थी। कई दिनों से एक गड्ढे में ढके सिमटे जल थल को मानो किसी ने एक नाली चीर कर पथ प्रदर्शन कर दिया हो। जल प्रवाहित सा हो उठा। उस सहारे के साथ मेरी आंखों से बहती अविरल धारा में कई छोटी बड़ी धाराओं के समाहित होने से उनका वेग तीव्र हो चला था। मैं उस धार को भाभी से छिपाती घर में ही इधर उधर चहलकदमी करती रही। बाहर ओसारे में ही भाभी ने मुझे आवाज़ दी, आपके साथ किरण एवं कैलाश भी जाएंगे, उन्हें भी लौटना है। और जैसे उन्हें उस दिन कुछ याद आ गया था, अरे कोई कपड़ा है तो दे दे, मूंग चूड़ा मकई का आटा सरसों बांध देती हूँ। मुझे ही एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा थमाती हुई बोली, मधु जी किरण जो सब मांगे दक्षिणवारी घर में से लेकर बांध दीजिए, मैं आप लोग को तब तक नाश्ता लगाती हूँ। आंसू ने फिर एक बार अपना सब्र खोया। एक घर का अंधेरा, दूसरी वह बंधनहीन धारा, कुछ सूझे तो बांधो। बड़ी मेहनत से पहले आंसुओं को बांधा, फिर वे बड़ी छोटी गठरियाँ। रास्ते में ही किरण के साथ गठरियाँ उतर गई थी। गठरियाँ उतारते वक्त इनकी अदा में खींचे थे। गुलाबी गुस्से से तर था उनका मुखड़ा। दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न सुनते ही यह बाहर आ गए थे। मेरी नज़र इन पर और इनकी गाड़ी के डिक्की पर टिकी थी। चपरासी फलों के बक्से उतार कर बरामदे में रखता गया। साक्षात नेपाल बिहार सीमा पर तैनात कस्टम इंस्पेक्टर की दृष्टि लग रही थी उनकी। केवल फलों के बक्से उतारकर ड्राइवर गाड़ी मोड़ने लगा। इंस्पेक्टर साहब निराश, मानो तस्करी ही बंद हो गई हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यह लीची आम के बक्सों को ही कुरेदते रहे। भारी मन के बोझ से बोझिल हुए कदमों को घसीटती मैं अंदर गई। पापा इतने सामान ले आई मम्मी, कहाँ से लाई? नवीन दौड़ता हुआ आकर सुखद आश्चर्य प्रकट कर गया। पापा आप तो बोलते थे माँ नानी के घर गई थी, फिर इतना सारा सामान कहाँ से? प्रवीण पूछने लगा। अवसाद से भी भरे क्षीण स्वर थे कस्टम इंस्पेक्टर साहब के। बेटा तुम्हारी मम्मी मामी के घर गई थी। नवीन, प्रवीण, परिमल एवं दो छोटे बड़े नौकर ड्राइवर भी फलों के बक्से अंदर ले जाकर खाली करने में व्यस्त हो गए। थके कदमों को इन्होंने अंदर तक घसीटा। मैं खिड़की पर खड़ी शून्य को भरे हुए गले से निहार रही थी। पीछे से आकर मेरे कंधे थपथपाते हुए बोले, माँ किसी की बैठी नहीं रहती मधु। बरसाती नदी की अविरल धार बह चली मेरी आंखों से, जिसे बांधने की कोशिश में ये भी भीग गए अंदर से बाहर तक। और उसी क्षण तो माँ का अभाव खला था मुझे। उसी क्षण। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी हुई कहानी और उसी क्षण। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक माँ का प्यार, अपनापन, स्नेह उन छोटी छोटी गठरियों में आता था। दामाद जी भले ही देख कर चिढ़ते थे गठरियों को, लेकिन स्वाद ले लेकर खाते भी वही थे। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।